जैसे जाहिर सी बात है कोई गरीब आदमी है या फिर बुनकरी लोग हैं तो उन लोगों को पहले लोन देने का लुभावना प्रस्ताव रखते थे, ठीक है। आजकल के कंपनी सब क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रही है, कई सारे लोन वगैरह दे रही है, तो कैसे बोलेगा आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, ये सारा पॉजिटिव चीज़ें फ़ायदा गिना देगा और उसका नुकसान क्या है वो बताएगा नहीं। सुन यार बात। और कई सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, जानते नहीं हैं, तो ले लेते हैं और बाद में उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जाता है और कंपाउंडिंग की वजह से वो बेचारे एक बार फंसे तो फंसते चले जाते हैं। वही हाल अब ये अग्रिम ऋण देने लगा, पहले ही लोन दिया और उस लोन के तहत अब कितना भी आदमी चुका है, नहीं तुम्हारा नहीं चुका है, डाटा तो हमारे पास है, झूठ सच कुछ भी बोलो, और धीरे धीरे करके गुलाम बनाने की कोशिश में लग गया ये सब। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के इस सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में हमने बताया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, यानी प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात वाला युद्ध था, सैन्य पराक्रम वाला युद्ध नहीं था, जिसमें सिराजुद्दौला बेचारा हार जाता है और ब्रिटिश कंपनी जीत जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के अपने ही दरबारी लोग, अपने ही लोग जो है विश्वासघात कर देते हैं। तो उसी के परिणाम के ऊपर आज चर्चा करेंगे और ब्रिटिश को या ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ प्राप्त हुआ, कैसे वो बंगाल के जरिए भारत में मतलब पूरे भारत को गुलाम बनाने का एक नींव बना, बेस बना वो बैटल ऑफ प्लासी, और उसको प्रूफ कर दिया 1764 में जब बक्सर का युद्ध जब ब्रिटिश कंपनी जीता तो फिर राजनीतिक शक्ति बन के उभर गया। देखते हैं धीरे धीरे सारा चीज़ समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप सीक्वेंस में पूरे क्लास को आप देख रहे होंगे। देखिए ये तो टॉपिक का नाम है कि प्लासी के युद्ध के परिणाम के बाद चर्चा करेंगे आज का। देखिए तो ये एक विश्वासघात का खेल था जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ। जैसे मैच फिक्स होता है ना, उसी की तरह पहले से ही निर्णय पता होता है कि आखिर में जीतने वाला कौन है। तो वैसे ही बैटल ऑफ जब प्लासी हुआ तो पहले से ही पता था कि युद्ध कौन जीतने वाला है, ब्रिटिश कंपनी। क्यों? क्योंकि मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे जो सेनापति थे, यानी कि सिराजुद्दौला का यानी कि बंगाल के नवाब का जो अधिकांश सेना था वो हाथ बांध करके खड़े रहा और युद्ध में गया ही नहीं। तो ये विश्वासघात था। बेचारा मीर मदन सिंह और मोहनलाल सिंह अपना वफादारी दिखाए, ताकत से लड़े, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बेचारे मारे गए। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि पहले से ही मैच जो है ना फिक्स था, तो हारना तय था। चलिए इसके परिणाम की बात करते हैं। उसके बाद हुआ क्या, युद्ध के अगले दिन जब 23 जून को युद्ध हुआ था, 24 जून, ठीक है, उसके अगले दिन क्या हुआ, मीर जाफर को मतलब राजगद्दी मिला, बंगाल का नवाब बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसको भाई अब विश्वासघात किया तो उसका परिणाम मिलना चाहिए ना, उसको मतलब कुछ तो प्रॉफिट मिला, प्राइज मिलना चाहिए। तो मीर जाफर को प्राइज मिला। क्या प्राइज मिला? बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता हस्तांतरण करने वाला एक मेन जरिया बन गया, मतलब उसके पास ताकत आ गया बंगाल का। ये युद्ध असली जीत नहीं था भाई, देखो बिना युद्ध लड़े ही ये युद्ध जीत गया था, ठीक है ना कंपनी। चलिए मेन मोटिव अब समझते हैं कि आखिर ये कहानी क्या था। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अब पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फायदा हुआ, क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश कंपनी को युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया और नवाब को बोला मीर जाफर को कि अब तुम हमको पैसा दो, ठीक है, क्योंकि हमने तुमको राजगद्दी दिया है तो उसके बदले में हमको पैसा दो। तो पता है कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को 1.77 करोड़ रुपया दिया गया, मतलब मिला मीर जाफर के तरफ से। और भी ज़्यादा मांगा गया था, डिमांड था, लेकिन बंगाल के नवाब, बंगाल के खजाने में उतना पैसा था ही नहीं, लेकिन जितना था उसके हिसाब से 1.77 करोड़ रुपया दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में, आप सोचो 1757 की बात है, तो उस समय अभूतपूर्व लूट था। ये समझो तो इतना ज़्यादा पैसा मिला था कंपनी को। और इस पैसा से कंपनी क्या करने लगा, भारत का ही
वस्तु को खरीदने लगा और यूरोप में से जो वस्तु खरीदता था वो भी इसी पैसे से खरीदा, और भारत का पैसा से तो खरीद, मतलब भारत का वस्तु तो खरीद ही रहा है और ये वस्तु को वहाँ लेकर के जा रहा है यूरोप में, वहाँ मैन्युफैक्चर करके फिर यहीं पर बेच रहा है। यहाँ से पता है इसी युद्ध के बाद से ना ड्रेन ऑफ वेल्थ का आप नाम सुने होंगे, धन की निकासी यहाँ से शुरुआत आप देख सकते हैं, एकदम जड़ यहाँ पर है। ठीक है, इस युद्ध के बाद ये हुआ कहानी। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के खजाना से 1.77 करोड़ का मुआवजा मिला। ठीक है, और इससे क्या हुआ आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी के पास आर्थिक पावर आया और ये कंपनी को तो मिला ही फायदा, और जो मेन लड़ने वाला था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को भी व्यक्तिगत रूप से कई सारे फायदे हुए। क्या फायदा हुआ ये अभी आप देखो। सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनल लूट में, समझे तो ये लूट ही है और क्या है, फायदा थोड़ी लूट ही है ये। तो क्या लूट हुआ, 23 लाख, लगभग 23.4 लाख रुपया नगद मिला उसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और ये नगद रुपया उस समय इतना ज़्यादा था कि इंग्लैंड में, आखिर रॉबर्ट क्लाइव का इंग्लैंड घर था, तो इंग्लैंड में सबसे धनी व्यक्ति में से आ गया था वो रॉबर्ट क्लाइव। बाद में इस पर महाभियोग भी लगा है। ठीक है, और उसी से ये सब डाटा पता चलता है। संसद में वहाँ इंग्लैंड में महाभियोग लगता है तो 1772 में। तो कई सारी चीज़ है। फिर वार्षिक पेंशन के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनल वार्षिक आजीवन पेंशन मिलेगा। अब पता है पेंशन 50,000 रुपया, मतलब ये नवाब के खजाने से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा थोड़ा सा गलत लिखा है, 30,000 लिखा है, 50,000। ठीक है, प्रति वर्ष। और एक चीज़ और मिला, 24 परगना का जागीर मिला। जो फोर्ट विलियम वाला इलाका है ना, अभी जो कलकत्ता वाला इलाका है, कलकत्ता के आसपास के कुछ गांव थे, वहाँ परगना होता था, जिसे अभी भी परगना होता है। आप लोग पता है कि नहीं, तो परगना में पहले डिवाइड होता था, जगह है। तो 24 को परगना का जागीर मिला था। ये जागीर क्या होता है पता है, मुगल काल में जैसे कोई अधिकारी काम किया, ठीक है, तो उसको वेतन न दे करके, पैसा न दे करके हम जागीर देते थे। जागीर का मतलब क्या होता है, कुछ एरिया दे दिए और उस एरिया से जो भू राजस्व, जो टैक्स, जो भी रूप में जो इनकम आ रहा है उस एरिया से, तो वो अब राजा को न जा करके जिसको जागीर दिया गया है उसको मिलेगा। तो अब सोच, 24 को परगना का जागीर मिला रॉबर्ट क्लाइव को। इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को 30 से 40,000 रुपया हर साल, इसकी वजह से फिर इनकम होना शुरू हो गया। पेंशन तो अलग मिल रहा है और ये जागीर की वजह से 30 से 40,000 रुपया हर साल अलग से मिल रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव का ये लूट है, और ये खास करके 1759 से आप देखिएगा कि ये प्रभुत्व में आता है, 59 से। और आगे फिर आते हैं, ठीक है, और आगे समझते हैं। देखिए नवाब का पूर्ण कब्जा। अब देखिए नवाब क्या है, मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी नवाब बना दिया। तो कौन बनाया, ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ नवाब जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। तो वो कठपुतली बन करके रह गया, पपेट बन करके रह गया, किसका, ब्रिटिश कंपनी का। अब मीर जाफर को, अब सोचो नवाब वहाँ बैठा हुआ है, कंपनी को जो भी निर्णय लेना है, जो भी बड़ा बड़ा निर्णय लेना है कंपनी ले रहा है, और कंपनी को जो भी चीज़ें ज़रूरत हो रहा है, साइन मोहर कुछ भी, तो उसको उसके पास गया, बोला चलो मोहर मारो, ये करो, ये साइन करो, वो करो। होता ना एक कठपुतली के जैसा, मेन कंट्रोल ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो मीर जाफर का यह हाल है। अब देखो मीर जाफर का यह हाल तो है। अब ये युद्ध शुरू किस लिए किया गया था पता है, सिराजुद्दौला किस लिए गुस्सा खाया था। एक तो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, जो फरमान मिला था फारुखसियर के मतलब मोहर से, उसका दुरुपयोग हो रहा था। कंपनी को मिला था कि टैक्स फ्री व्यापार करो, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी अपना निजी व्यापार कर रहे थे और उस दस्तक का उपयोग भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे। तो ये दुरुपयोग कर रहे थे। अब ये दुरुपयोग जैसा कोई बात ही नहीं रहा, क्योंकि मीर जाफर से खुद ही मोहर लगवा लिया, चलो मोहर मारो, अब निजी व्यापार भी करेगा, सारा अधिकारी व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा। समझ में आ रहा बात। तो ये दस्तक का दुरुपयोग वाला कहानी खत्म, अब वो वैध हो गया। पहले दुरुपयोग था, अब उपयोग हो गया। समझ रहे। तो ये स्थिति है। और एक चीज़ और है, नवाब के सेना पर पूरा रूप से अपना नियंत्रण कर लिया। नवाब का सेना तो छोड़ो, जानते हैं
अब बंगाल की सेना पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो गया और बंगाल में यूरोपियन सेना का भी और आगमन किया, लगभग 1000 सेना और मंगाया और पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगा। और जब 1764 का युद्ध होता है ना, उसके बाद तो फिर कहना ही नहीं। हम बताएंगे आगे आपको बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है और कैसे ब्रिटिश कंपनी जो है व्यापारी से राजनीतिक रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा देखिएगा ताकत कैसे लेता है। तो ये हो गया प्रतिद्वंदियों को कुचलना। देखिए अब उसके जो कंपटीटर थे, जो प्रतिद्वंदी थे कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के, उसको तो बढ़िया से कुचला है। देखो पहले तो फ्रांसीसी कंपनी का जो वो चंद्रनगर वाला इलाका था उस पर अटैक करके जीत ही लिया था। तो धीरे धीरे फ्रांसीसियों को बाहर करने की कोशिश में लग गया, बाहर करने लगा। और फ्रांसीसी जब बाहर हो गए फिर डच कंपनी जो था उसको धीरे धीरे बाहर कर दिया। ठीक है, उससे युद्ध भी किया। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और उस बेदरा के युद्ध में डच कंपनी को भी बाहर कर दिया, हराया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको भी बाहर करने की कोशिश में लग गया, उसको भी बाहर किया। अब आता है भारतीय व्यापारियों की बात। तो भारत के जो व्यापारी थे उन पर क्या किया, उन पर एक तो खुद टैक्स दे नहीं रहा है, अपना व्यापार फ्री में कर रहा है, और भारत के जो व्यापारी है उन पर टैक्स बढ़ा दिया। अब पता है एक चीज़ हम सोचते हैं कि ये जो 1757 का युद्ध हो रहा था, तो हमने बताया था कुछ नाम, एक ओमी चंद जो व्यापारी थे और दलाल भी था एक तरह से, और जगत सेठ फतेह चंद जिसको बोलते हैं, बैंकर था, सबसे बड़ा बैंकर। ये सब रॉबर्ट क्लाइव का सपोर्ट किया था। वो इस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे थे कि वो व्यापारी नहीं है, वो स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। और आप बात जैसे वो लोग सपोर्ट क्यों किए थे कि ब्रिटिश कंपनी अल्टीमेटली है क्या, एक व्यापारिक कंपनी है, हम भी व्यापार करते हैं तो हम लोग भाई भाई ऐसा रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ये इस बड़े चीज़ों को नहीं देख रहे थे। बाद में भुगत है ना, बाद में भुगत रहे हैं। तो सारे व्यापारियों पर कठोर टैक्स लगाया गया, हाई लेवल का। और ऊपर से जो भी छोटे छोटे व्यापारी होते थे उन पर तो जबरन जो है ना, उन जैसे कोई सामान का दाम है मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू से 25% कम दाम पर तुम सामान अपना बेचेगा, हमको कंपनी को बेचो, ठीक है, और कंपनी उस माल को खरीदेगा। तो कई सारा जो है ना अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो ये हाल है। आगे और समझते हैं। कारीगरों बुनकरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब देखिए भारत में जो कारीगर थे, शिल्पी थे, जो बुनकर थे, जो बुनते थे कपड़ा वगैरह, मखमल वगैरह, देखिए उन पर तो गजब का अत्याचार किया। एक डाटा है ढाका का, ठीक है ना, ढाका जो अभी बांग्लादेश में है, पहले तो बंगाल में ही था ना भारत का इलाका। तो ढाका के जो बुनकर थे तो वो बुनकर मखमल वगैरह बनाते, तो उन पर पता है अत्याचार करने लगा। क्या अत्याचार किया पता है? एक तो औने पौने दाम पर, सारे छोटे छोटे व्यापारी पर औने पौने दाम पर खरीदना शुरू कर दिया सारे व्यापारियों से। और ऊपर से क्या किया कि जो आदमी विरोध करता उसको तो मारता ही, वो तो अलग ही है। पता है ये लोग क्या करते थे ब्रिटिश कंपनी कि जो कारीगर है ना, तो वो अंगूठा का बहुत यूज होता है, ठीक है ना। कारीगर का बिना अंगूठा के डिजाइन कैसे बना पाए कोई, ठीक है ना, वो बहुत काम का है अंगूठा, ठीक है, शरीर में। तो किसी चीज़ का डिजाइन बनाना है तो अंगूठा बहुत काम करता है। तो उन ढाका के बुनकरों को अंगूठा काट लेता था, इसलिए कि ये सब नया चीज़ ना बना पाए और अलग अलग स्टाइल का चीज़ें ना बनाए, इसलिए इन लोगों का अंगूठा ही काट दो, तो हस्तशिल्प उद्योग ही ख़त्म कर दो, ठीक है। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम अपना कपड़ा इन लोगों को देंगे, ये लोग लेंगे, क्योंकि इनके पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा, और नहीं लेंगे तो फिर पीटेंगे अलग। समझ में आ रहा बात? तो ये मानवीय अत्याचार कर रहे थे। समझ में आ रहा बात? यह आर्थिक शोषण तो था ही, साथ में मानवीय क्रूरता का ये समझिए तो एक भयानक उदाहरण है। ब्रिटिश कंपनी कैसे लोगों पर अत्याचार करता था, ये आप चीज़ों को समझ सकते हैं, फील करके देख सकते हैं इतिहास में क्या हुआ होगा। उस समय आप खुद को रख के देखिए ना, खुद वहाँ पर अगर होते तो कैसा फील होता, कैसा महसूस होता। तो आप समझ सकते हैं भारतीय कारीगर बुनकर पर क्रूर अत्याचार किया गया। और पता है ये अत्याचार ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आता है, पहले लोन देते थे। अब जैसे जाहिर सी बात है कोई गरीब आदमी है या फिर बुनकरी लोग है, तो उन लोगों को पहले लोन देने का लुभावना प्रस्ताव रखते थे, ठीक है।
आजकल के कंपनी सब क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रही है, कई सारे लोन वगैरह दे रही है, तो कैसे बोले आपको ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, ये सारा पॉजिटिव चीजें फायदा गिना देगा, और उसका नुकसान क्या है वो बताएगा नहीं। सुनो यार बात। और कई सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, जानते नहीं है, तो ले लेते हैं और बाद में उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जाता है, और कंपाउंडिंग की वजह से वो बेचारे एक बार फंसे तो फंसते चले जाते हैं। वही हाल अब ये अग्रिम ऋण देने लगा, पहले ही लोन दिया और उस लोन के तहत अब कितना भी आदमी चुका है, नहीं तुम्हारा नहीं चुका है, डाटा तो हमारे पास है, झूठ सच कुछ भी बोलो, और धीरे धीरे करके गुलाम बनाने की कोशिश में लग गया ये सब। ये जड़ है ब्रिटिश कंपनी के प्रभुत्व जमाने का। अतिरिक्त फायदा क्या हुआ, अतिरिक्त फायदा जैसे कि सोना का सिक्का ढलवाने लगा, सॉरी सोना का सिक्का तो नहीं ढलवा रहा था, कुछ जगहों पर ऐसा सोर्स मिलता है, लेकिन वो सब बेफिजल की बातें हैं। सिक्के ढालने का अधिकार तो मिला था उसको, जा करके मीर जाफर से बोला चलो अधिकार दो हमको, हम सिक्का डालेंगे। पता है सिक्का ढालने का अधिकार का मतलब क्या है, सॉवरेंटी अब ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जा, संप्रभुता ब्रिटिश कंपनी के हाथ में जा रहा है, बंगाल के नवाब के हाथ में नहीं रहा। जमींदारी व मोनोपोली तो चल ही रहा है, मोनोपोली हुआ नहीं, एक अधिकार हुआ नहीं, और ऊपर से कई सारे इलाके का जमींदारी ले लिया। ठीक है, मीर जाफर से साइन करवा रहा है, मोहर ले रहा है, जमींदारी ले रहा है, मोनोपोली कर रहा है मार्केट में, तो कई सारी चीज़ें हैं। फिर सेना का अधिकार, अब देखो सेना तो बढ़ा ही रहा है, ये चीज़ें तो आपको हम बता ही दिए थे। तो सेना को ग्रोथ करना, बंगाल के सेना पर अधिकार अपना जमाना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। ठीक है, अब देखो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो भी चीज़ें हम आपको बताए हैं, ये ऐसा नहीं कि बिना मतलब का था या फिर कहीं से किसी का सोर्स नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा डाटा ऑथेंटिक है और आप चेक कर सकते हैं। ये पूरा उसका लिस्ट है, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा आपको, कई सारा यहाँ पर बुक का नाम भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से रुक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे डाटा जो है ना कहीं से ऑथेंटिक रूप से लिया गया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेन फोकस हमारा ये है कि आप इस चीज़ को जानें कि इतिहास में देखिए कैसे क्रूर घटनाएं हुए हैं, और आज भी हम लोग कंपनी, देखिए आखिर में शुरुआत में होता क्या है, लोग आते हैं व्यापार करने की कोशिश करते हैं, इतिहास से हम लोग सीखते नहीं है ना, इतिहास से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग आते हैं कंपनी से व्यापार, मतलब कंपनी बना करके व्यापार करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए यहाँ के राजनीतिक मुद्दों में फंसते हैं और यहाँ के राजनीतिक चीज़ों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी आप देखो, अभी मोनोपोली नहीं है, गूगल का है, अमेजोन का है, फिर उसके प्रतिद्वंदी है, लेकिन समझो तो एक तरह से मोनोपोली ही है। एआई के क्षेत्र में देखो तो एआई के क्षेत्र में भी आप देख ही सकते हैं, हर जगह पर है। अभी देखो गैस का ये हालत हुआ, क्यों हुआ, भारत में कई जगह पर ये सिचुएशन बना, तो ऐसा क्यों बना है, कारण यही सब है, आप किसी चीज़ पर निर्भर हो रहे हैं। भारत में कई लोग, जैसे हमारी सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कैसे बनेगा आदमी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना, बस सोचने से चाहने से नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ें समझना होगा, और आप तो अब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीज़ों को समझिए और अपने आप को जो है ना बिल्ड कीजिए, अपना देश को बिल्ड कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें, कोई जानकारी अगर आपको और चाहिए, कोई डाउट हो या फिर कोई प्रश्न हो, तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है फिर।